हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान स्टडीज एकेडमी का ज्ञान मंडप सीरीज में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, और उन विद्यार्थियों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अब तक सितंबर खत्म हो गया, लेकिन अब तक जो है ना उसकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये ज्ञान मंडप सीरीज में जो है करीब 129 एपिसोड को जो है टारगेट किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी जिनकी भी तैयारी अब तक सही तरीके से नहीं हो पाई है, वो विद्यार्थी अगर 129 एपिसोड ज्ञान मंडप सीरीज का अगर देख लेते हैं तो 2026 के इंटर का बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे भी ज्यादा अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास जो लेकर आए हैं, ये ज्ञान मंडप सीरीज का एपिसोड 2 है। ये एपिसोड दूसरा है, और इससे पहले का जो है क्लास में ज्ञान मंडप सीरीज का एपिसोड 1 को जो है क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आप लोग अगर उसे भी नहीं देखे हैं तो इस क्लास के लिंक में जो है यानी कि आपको दिख जाएगा, आप वो लोग वहां से जाकर के एपिसोड 1 को देख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे एपिसोड 2 है ये, और एपिसोड 2 में पहला प्रश्न क्या है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो पहले नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 दिन। चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, या तो फिर याज्ञवल्क्य ने, या वेद व्यास ने? तो आप लोग इसका जो है कमेंट में साथ ही साथ आंसर देते हुए चले, महाभारत की रचना किसने किए हैं? तो महाभारत की रचना वेद व्यास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु को, भीष्म को, दुर्योधन को, या तो फिर शकुनी को? तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव, कौरव, या तो फिर संताल ने? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पांडव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, पांडव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 में है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, या अर्जुन, या तो फिर इनमें से सभी? तो देखेंगे इसका 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सभी। मतलब ये जो है द्रौपदी जो है भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, इन तीनों की जो है यानी कि पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या 20? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में साथ ही साथ देते हुए चले। छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या 8 प्रकार? तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 7 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, यानी ए एवं बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, या तो फिर जो है 8 प्रकार, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी 10 प्रकार? तो कितने हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर? तो आप लोग साथ ही साथ में जो है ना इसका आंसर को कमेंट में यानी कि देते हुए चले। तो देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न में क्या है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 10। 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब जितने भी हैं सब के सब जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ये सब जो है यानी कि एग्जाम में यानी कि आने वाले प्रश्न हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है इसे देखिए और इसे जो है ना यानी कि नोट जरूर करिएगा और साथ ही साथ में इसे याद भी जरूर कर लीजिएगा। और इस बारे में जो है अपने दोस्तों को जो है इसके बारे में खबर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन है? पहला हो जाएगा ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा कौन है? यजुर्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा कौन है? पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, है ना, सामवेद, उसके बाद क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। तो यानी कि वेदों की संख्या 4, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में की हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुशीनगर में या सारनाथ में? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है ये कुशीनगर में यानी कि हुआ था, कुशीनगर में। अगर पूछा जाए कि बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है यानी कि हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में यानी कि हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, सांची स्तूप संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो बतलाएंगे। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सांची का स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। बढ़ते प्रश्न नंबर 14, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावापुरी में या तो फिर कुंडलग्राम में? वही यानी कि कुंडलग्राम कहाँ? वैशाली है, वैशाली में कहाँ हुआ था? तो आप लोग जो है इसका सही आंसर को जो है कमेंट में साथ साथ में देते हुए चले, या तो सारनाथ में हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम यानी कि वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 यानी 15, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो मैं बतला दूं कि ये जो है अशोक जो है इन्होंने जो है यानी कि धम्म महामंत्र की जो है यानी कि शुरुआत किए थे। ये जब कलिंग का युद्ध जब किए थे उसके बाद जो है ये अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो बोलेंगे अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और उसके बाद जो है इन्होंने धम्म की जो है शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये जो है यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बोलेंगे महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध है। अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या जैन धर्म से? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व या फिर 640 ईसा पूर्व? ईसा पूर्व बोलने का मतलब है ईसवी से पहले, यानी कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक है ईसा मसीह, और उनकी ही जो है ना यानी कि जन्म काल से जो है यानी कि ईसवी को यानी कि जोड़ा जाता है। मतलब इनके जन्म से पहले का जितना का समय रहेगा उसे वो जो है माइनस में जाता है और उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। और जितने भी जन्म के बाद के समय में आता है उसे बोलते हैं ईसवी। ठीक है, तो यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 540 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? विदिशा में, रायसेन, सागर या भोपाल में? तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रायसेन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोध गया इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये जो है सब VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सब जो है एग्जाम में यानी कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे के सारे जो है ना VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, वेददत्त या तो फिर राहुल। तो यानी कि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला, महामाया, यशोधरा या अनेज। महावीर स्वामी के माता का नाम, तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिशला इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? यूनानी कला, यूनानी कला या तो फिर जो है कह सकते हैं यूनानी कला, यहाँ पास में रहेगा ईरानी कला, यूनानी कला या तो फिर ईरानी कला। ठीक है, या तो फिर कह सकते हैं यूनानी कला, ईरानी कला या अफगानी, या तो फिर जो है अफगानी कला। ठीक है, या अफगानी कला या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है यानी कि इसका करेक्ट आंसर को बतलाना है, तो बतलाएंगे कि 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनानी कला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर गंधार किस कला की है? तो यूनानी कला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राकृत में, संस्कृत में या तमिल में? किस भाषा में लिखे हैं दोस्तों? किस भाषा में लिखे थे? या तो फिर इनमें से सभी में लिखे हैं, किस में लिखे हैं? तो आपको जो है यानी 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर को देते हुए चलना है। मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कौन कौन से भाषा में लिखे हैं? तो देखेंगे इन्होंने प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में, यानी कि इन्होंने जो है ना ये तीनों में जो है लिखे हैं, प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में, ये तीनों में लिखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, यानी अजितानाथ या ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जा रहा, तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे 25 नंबर प्रश्न का? यानी कि ऋषभदेव। प्रथम कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। अगर पूछा जाए कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो अंतिम भी हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। 24वें भी थे और अंतिम भी थे महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। तो इसलिए 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 आप लोग इसे साथ ही साथ में नोट करते हुए चलिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा के सारा प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के संकलन कब हुआ? 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 100 ईसा पूर्व। तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की यानी कि रचना किसने किया? अमीर खुसरो, अल बिरूनी, इब्न बतूता या अबुल फजल। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अकबरनामा, इनमें जो है ना अकबर के शासन, अकबर के पूर्वज और अकबर के समय में किस तरीके से चल रहा था उसके बारे में वर्णन किया गया है, लिखा अबुल फजल ने है और उसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, बांटा गया था? 3 वर्ग, 4 वर्ग, 6 वर्ग या 10 वर्ग। तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, आईने अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग, 4 भाग, 5 भाग या 6 भाग। तो आपको बतलाना है कि 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 वर्ग में जो है इसे विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30,
प्रश्न नंबर 30 है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मतलब मुगल काल में सिंचाई का साधन यानी खेतों में पानी किस तरीके से डाला जाता था, खेतों में पानी किस तरीके से फसलों को सिंचाई, खेतों में फसलों को पानी दिया जाता था? कुआं से, तालाब से, नहर से या इनमें से सभी से? तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि कुआं से भी होता था, तालाब से भी और नहर से भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या हुमायूं का मकबरा? ये कौन सी है जो कि मुगलों द्वारा नहीं बना है? तो 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैं बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण कराए थे, और ये मुगल नहीं थे, ये जो है दिल्ली सल्तनत वाले थे। ठीक है, तो ये जो है ना मुगलिये नहीं थे। ठीक है, तो ताजमहल तो मुगलों द्वारा, लाल किला भी मुगलों द्वारा, हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं भी जो है मुगल ही थे, है ना। हुमायूं, बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? बाबर। और बाबर के बेटा यानी कि फिर बने उसके बाद वहां का राजा जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा, लाल किला, ताजमहल, ये सब जो है ना मुगलों द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन कुतुब मीनार जो है ना इसे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान ने करवाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न में। 32 नंबर प्रश्न है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? अराजी, या तो फिर सुयूरगल, या नकदी, या तो फिर जजमानी? क्या कहलाते थे? तो 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सुरयूर यानी कि यूरगल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 में क्या है? यानी कि अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाने लगे थे? 6ठी सदी से, 12वीं सदी से, 14वीं सदी से या 17वीं सदी से? अनानास यानी पाइनएप्पल, पपाया यानी कि पपीता, और उसके बाद जो है यानी कि क्या? मक्का। ये जो है ना इसके जो है उपज जो है कब से शुरू हुए थे? तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 17वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? बाबरनामा, हुमायूंनामा, या तो फिर आलमगीरनामा? किसकी रचना किए हैं? क्या आलमगीरनामा की रचना किए हैं, या तो फिर बादशाहनामा की रचना किए हैं? ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी क्या है? बाबरनामा, हुमायूंनामा। इस 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूंनामा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 यानी कि 35 प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा, अगला 35 नंबर प्रश्न में है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर। ठीक है, किसने किए थे? तो अकबर ने किए थे। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे अगर नहीं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, इसलिए पूरी तरीके से क्लास में और बने रहिएगा। ठीक है, इसमें जो है ना करीब यानी कि टोटल से कह सकते हैं कि 45 प्रश्न को जो है यानी कि कराने वाले हैं, 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 है, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? मोहर, रुपया, दाम या पन? शेरशाह ने किसकी शुरुआत किए थे? तो 36 का प्रश्न नंबर हो जाएगा, यानी 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि इन्होंने मोहर, रुपया और दाम ये तीनों को शुरू किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर वर्ष यानी किस वर्ष समाप्त किया? अकबर ने धार्मिक यात्रा कर जो है यानी कि कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। ये जो टैक्स जो है ना अकबर ने यानी कि धार्मिक यात्रा पर टैक्स जो लग रहा था उसे कब समाप्त कर दिए थे? 1556, 1563, 1557 या 1580? तो 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1563 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38
38 में क्या है, 38 में है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। शेर शाह का मकबरा जो कि शेर शाह के द्वारा बना था, ये शेर शाह का मकबरा कहाँ है, दिल्ली, लाहौर, आगरा या सासाराम। ठीक है, तो आपको जो है ना इसका उत्तर को जो है कमेंट में जल्दी से देना है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जो है ना यानी कि जल्दी से इसका करेक्ट आंसर को कमेंट में यानी कि जल्दी जल्दी भर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन बतलाता है ना। आप जो है यानी कि बतलाइए इसका 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 39 में है मुंतखब उल यानी कि लुबाब, मुंतखब उल गुलाब किसकी रचना है, जहांगीर, अकबर या तो फिर काफी खां। तो 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बतलाना आपको किसने, जहांगीर, अकबर या तो फिर काफी खां या तो फिर कह सकते कि हुमायूं किसने किए थे, है ना। तो आपको बतलाना इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 में क्या है, 40 है इकबाल नामा ए जहांगीरी किस यानी कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या तो फिर मोती यानी कि मोतमिदीन यानी कि मोतमिद खां या तो फिर जहांगीर। तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मोतमिद खां, है ना। यानी 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर अगले की ओर देखते हैं 41 में, यानी कि उसर क्या था, उसर क्या था, भूमिकर, सूफी यानी कि सूफी त्योहार या अनुदान या इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिकर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मुगल चित्रकला मतलब किसके समय में चित्रकला, बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। जैसे मान लेते कि एक दीवार है और इस दीवार पर जो है ना चित्रण बनाया जाएगा, जैसे किसी चीज का भी चित्रण यानी कि बना दिया जाए, चाहे यहाँ पास में कह सकते हैं कि कुछ किसी चीज का भी चित्रण यानी कि यहाँ पास बना दिया गया दीवार पे, है ना। तो ये चित्रण की शुरुआत जो है ना, ये जो है कब से यानी कि देखिए माना जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यानी कि 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यानी कि मुगल सम्राट के संस्थापक बोलेंगे यानी कि बाबर, बाबर के बाद कौन थे यानी कि हुमायूं, और हुमायूं के बाद कौन थे, अगर पूछा जाए कि संस्थापक बोले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, कौन थे, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, है ना, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा औरंगजेब है। यानी कि मुगल सल्तनत में 6 जो है यानी कि प्रमुख जो है शासक रह चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल, फरिश्ता या तो फिर निजामुद्दीन अहमद या बरनी, है ना। तो 43 का क्या हो जाएगा, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा, मथुरा या काशी, आगरा, मथुरा या काशी में। तो 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाएंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा, मथुरा या काशी में, आगरा, मथुरा या काशी में हुआ था या तो फिर पटना में हुआ था। तो इनका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में हुआ था। आगरा, मथुरा और काशी में नहीं हुआ था, आगरा में नहीं हुआ था, है ना, मथुरा में नहीं हुआ था, काशी में नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 में है मुगल काल, देखेंगे दोस्तों 45 में है मुगल काल के भीतर फारसी सरोद किसानों को दर्शाने के लिए किस शब्द इस्तेमाल यानी कि किया जाता था, किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, है ना। मुगल काल के फारसी सरोद किसानों को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, रैयत या तो फिर यानी कि मुजरियान या तो फिर आसाम यानी कि आसामी या इनमें से सभी, है ना। तो 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वहां पास में रैयत भी बोला जाता था और मुजिमदार
यहाँ पास है मोजिमदार, या तो फिर जो है मोजिमदार भी कहा जाता था, या तो फिर जो है आसामी भी। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पूरी तरीके से और सही तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग जो है इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर से इसे दोबारा देख करके आप लोग इसे नोट कर ले और पूरी तरीके से इसे जो है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 में एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बतला दूं कि ये जो है यानी कि क्लास जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ये जो है ज्ञान मंडप सीरीज है ना, ज्ञान मंडप बैच है, ज्ञान मंडप सीरीज है। और ये जो है ना ज्ञान मंडप को यानी कि ज्ञान मंडप सीरीज जो है, इस ज्ञान मंडप सीरीज को अगर जो भी विद्यार्थी अगर 129 एपिसोड को इसमें टारगेट किया गया, अगर पूरा 129 एपिसोड को अगर देख लेता है तो उसको 2026 के एग्जाम में 95% या उससे भी ज्यादा अंक प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए मैं बतला दूं आप सभी को कि ये जो है ज्ञान मंडप सीरीज आप सभी को यानी कि इसी चैनल पे रोजाना शाम के जो है यानी कि रोजाना शाम जो है 7 बजे आपको जो है यानी कि इसी चैनल पे यानी कि रोजाना 7 बजे जो है आपको क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग 7 बजे रोजाना जुड़ना नहीं भूलिए, रोजाना जुड़ना नहीं भूलिएगा। आप लोग इसमें पूरी तरीके से जुड़िए और पूरा 129 एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। ये जो आज का जो क्लास हम लोग देखे हैं, ये एपिसोड यानी कि 2 था और इससे पहले एपिसोड 1 को कवर कर चुके हैं। अगले बार मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ, है ना। और तब तक के आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।